लोग उनकी समस्याओं से परिचित भी हों। विनय शर्मा का सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। साथियों, जैसा कि सुभाष जी ने बताया, हम पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं और ये अभियान जुलाई 2022 से चला रहे हैं। अभी तक पूरे देश से 13 लाख से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं, नहीं भरे हैं मुझे नहीं पता, कुछ लोग नए आए होंगे, कुछ लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन कर्जा माफ़ी का एक प्रोसेस रहता है। प्रोसेस क्या रहता है कि मांग के लिए आपको एक आवेदन करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। ऐसे ही कर्जा माफी के लिए भी हमें आवेदन करना पड़ता है, लेकिन आम जनता इतनी अवेयर नहीं है और आम जनता ने अभी तक प्रयास ही नहीं किया है। आज तक किसी राजनीतिक दल ने, किसी स्वयंसेवी संस्था ने, किसी ने भी इस तरह का प्रयास नहीं किया कि आम जनता को भी कर्जे से राहत दिलाई जाए। अब ये हम क्यों कहते हैं कि सरकार कर्जे से राहत दे? ये हम कोई नया मुद्दा नहीं लेके आए। सरकार कर्जे से राहत देती है। अभी पिछले 9 साल की बात करें तो लगभग 25 लाख करोड़ रुपए, 24,56,000 करोड़ रुपए सरकार ने राइट ऑफ फंड राइट वेव ऑफ किया है। इससे पहले जो यूपीए सरकार थी उसने अपने 10 साल के पीरियड में 3,76,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। तो हम सरकार से वही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का अंडर राइट ऑफ वेव ऑफ किया जा रहा है, नई नई टर्म दी जा रही है। अभी सुभाष चंद्रा जी जो जी न्यूज़ के मालिक है, उनका 37,000 करोड़ रुपए का कर्जा हेयर कट कर दिया गया, हेयर कट नाम दे दिया गया, उनका माफ कर दिया। आम जनता की भाषा में उसको माफ ही कहते हैं, लेकिन आम जनता जो आज कर्जे की दलदल में है उसके पीछे वजह है, और वजह क्या है? सरकार की नीतियाँ। हमारा मानना है कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों के व्यापार कम हुए हैं, और बहुत से लोग जो लॉकडाउन के कारण कोरोना के कारण डेथ कर गए। ऐसे में उन लोगों ने जिन्होंने कर्जे ले रखे थे वो कर्जे नहीं भर पा रहे। जब वो कर्जे नहीं भर पा रहे हैं तो लोग क्या करते हैं? जिन्होंने कर्जा लिया होता है वो सोचता है किसी दूसरे व्यक्ति को पता ना चले, तो वो बैंक का कर्जा चुकाने के लिए साहूकार के पास चला जाएगा। साहूकार से 10%, 5%, 20% के ऊपर लोग पैसा ले रहे हैं, और जब ले रहे हैं बैंक की किस्तें जब तक कहीं से जुगाड़ करके दे रहे हैं तब तक तो ठीक है। जब उनकी एक भी किस्त रुक रही है तो बैंक वाले, रिकवरी वाले, फाइनेंस वाले उन्हें बार बार कॉल करते हैं, गाली गलौज, बदतमीजी करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं? या तो घर छोड़ के जा रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। और ये सरकार का ही आंकड़ा है। एनसीआरबी एक संस्था है भारत सरकार की, उसका डाटा है। उसके डाटा के अनुसार पिछले 5 साल में 50,000 से ज़्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की। तो जब जो काम सरकारों का है, अगर देश किससे बनता है? देश के एक एक नागरिक से बनता है। तो सरकारों की जिम्मेवारी है कि अगर देश का कोई नागरिक परेशान है, देश के नागरिक को कोई समस्या है, तो उसका समाधान करना सरकारों का काम है। जो जनप्रतिनिधि हमने चुने हैं उनका काम है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष आम जनता की कर्जा माफी को लेकर गंभीर है। हम लोगों ने जो जानकारी दी है वो जानकारी भारत सरकार को दे दी है। जो भी जानकारी आपसे ली है, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, वो सारी की सारी जानकारी हम भारत सरकार को भेज रहे हैं। पूरे देश में जो सांसद हैं, 543 के 543 सांसदों को हम लिखित में पत्र के माध्यम से बता चुके हैं कि आपकी लोकसभा में ये समस्या है, लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप जनता के इस मुद्दे पर उनके साथ हैं या नहीं। लेकिन अफसोस वो लोग उस पर जवाब देने को भी राजी नहीं है, हाँ ना में भी नहीं बोल रहे हैं। जो सरकारें सत्ता में नहीं है, बड़ी पार्टियां हैं, उनके सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को हमने पत्र के माध्यम से बता दिया गया है। और 8 अगस्त को हमारा दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, या कुछ लोग जैसे सुभाष जी यहाँ से गए हुए थे उस कार्यक्रम में, तो वहाँ पे 2.5 से 3 लाख लोग
आए हुए थे जो ग्राउंड में थे, बाकी बाहर गेट लगा दिए गए, रोक दिया गया, वो अलग से रोक। तो वहाँ पे समाचार जिन्होंने वो न्यूज़ दिखाई है उनका ही मानना था कि 3.5 लाख से 4 लाख लोग थे। जब इतने लोगों को वहाँ देखा सरकार ने तो सरकार थोड़ा सा घबरा गई। सरकार ने सोचा कि मुद्दा तो जेन्युइन है, समस्या है, लेकिन सरकार ने फिर भी उसको गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि आरबीआई ने बहुत सी राहत बीच में दी है, बहुत सी गाइडलाइन जो है एनबीएफसी कंपनी को, बैंक को जारी की है, लेकिन उन गाइडलाइन का हमें पता नहीं होता है और वो फिर हमारे पे ही थोपी जा रही है। आज जब ये मुद्दा इतने बड़े लेवल पे आ गया है, इतनी बड़ी समस्या सरकार को दिख रही है, तो हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भाटिया जी, जिन्होंने ये अभियान की शुरुआत की है, इनका फेसबुक पेज है। हम लोग आज पूरे देश में जन जन तक पहुंचे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है, फेसबुक, यूट्यूब का। तो सर के पेज पे 18 लाख लोग जो पेज को फॉलो करते थे, सरकार इस स्तर तक घबरा गई है, वो पेज बंद कर दिया गया, यूट्यूब चैनल सर का बंद कर दिया गया। हम लोग कर्जे से बाहर निकलने की एक ट्रेनिंग है सर एक बिजनेस ट्रेनर है और पॉलिटिकल ट्रेनर है। तो वो बिजनेस ट्रेनिंग है, वो बिजनेसमैन जो लोगों के जो ट्रेनिंग लेते थे उनके लिए ये ट्रेनिंग डेवलप की थी सर ने, और उसकी फीस 50,000 हुआ करती थी। जब सर ने देखा कि आम जनता कर्जे की समस्या से परेशान है, वो ट्रेनिंग आम लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। सरकार ने वो चैनल भी बंद कर दिया। अपने स्तर पे तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इस मुद्दे को दबा दिया जाए। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जिस प्रतिनिधि के पास पहुंच सकते हैं, उनसे बस एक ही सवाल हमें करना है कि आप इस मुद्दे पर जनता के साथ हैं या नहीं। आप चाहते हैं जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत मिलती है, कर्जा माफ होता है, उसी तरह आम जनता का भी कर्जा माफ हो। इसके लिए जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं या जो लोग मुद्दे को समझ रहे हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको बात रखनी पड़ेगी, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं अभी जिनको अभियान के बारे में पता नहीं है, अभियान की जानकारी नहीं है। हो सकता है आपके गली मोहल्ले में ऐसे लोग हों जिनको आपके माध्यम से पता चल जाए, सूचना मिल जाए और वो कोई गलत कदम उठा रहे हो, वो अपना डिसीजन बदल लें। तो इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। अब बात आती है कि ये तो सरकार तक बात पहुंचाने की बात है, लेकिन समस्या क्या है। और हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो मैंने समस्या देखी है, लोग बैंक का फ़ोन नहीं उठाते, बैंक के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, और हमें जब कॉल करते हैं, हमारे से जब कांटेक्ट करते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, जिस समय वो कर रहे होते हैं उस समय स्थिति ये होती है कि उनकी ज़मीन कुर्क हो रही है, उनको 13/2, 13/4 के नोटिस आ चुके हैं। ऐसे में समय बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं उनको राहत मिले। इसके लिए भी उपाय है प्रबंधन। जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं, नहीं भर पा रहे हैं, सबसे पहले वो कर्जा मुक्ति का फॉर्म भर लें। कर्जा मुक्ति का फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। जैसे ही गूगल पे आप सर्च करेंगे कर्ज मुक्त भारत, तो सबसे पहले वेबसाइट आती है कर्ज मुक्त भारत अभियान। उस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा, उसमें अपनी जानकारी भर दीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ रहते हैं और कितना कर्जा, इतनी जानकारी देनी है और सबमिट कर देना है। उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। और ये ध्यान रखना है कि अभियान पूरी तरह निःशुल्क है। कोई भी अभियान के नाम पे 1 रुपया भी मांगता है तो वो कोई लोग फ्रॉड है, उसकी पुलिस में तुरंत शिकायत की जाए। अब आपने फॉर्म भर दिया, अब आपने बैंक को एक पत्र देना है, बैंक को एक लेटर लिखना। लेटर में आप क्या लिखेंगे, आपने कर्जा कब लिया था, कितना लिया था, कब तक भरा, कब से नहीं भर पा रहे हैं, और नहीं भर पा रहे हैं उसके पीछे क्या कारण। क्योंकि जो नहीं दे रहा है उसकी कोई जेन्युइन समस्या होगी ना। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो चाहता कि मैंने ले लिया अब मैं भरूंगा नहीं, है ना। और ऐसा कोई होगा वो कर्जा मुक्ति का फॉर्म भी भर देगा, तब भी उनका कर्जा माफ होने वाला नहीं है। तो जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको लगता है कि ये मेरे साथ ये समस्या है, मैं अभी नहीं भर पाऊंगा, तो आरबीआई की ही गाइडलाइन है कि अगर हम बैंक को लिखित रूप में बताते हैं कि मैं कर्जा नहीं भर पा रहा हूँ, मेरे साथ ये समस्या है, तो आपको बैंक 2 साल तक का समय दे सकता है। 3 बार आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। जैसे आपकी EMI 20,000 जाती है, आप नहीं भर पा रहे हैं, आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा लीजिए। भले ही उसमें टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा,
लेकिन आपकी किस्त कम हो जाएगी, आप पे बर्डन कम हो जाएगा। आप उसको 15,000 करवा लीजिए, 10,000 करवा लीजिए, तो बैंक को अगर आप अपने बारे में बताएंगे तो बैंक खुद ही आपको ये ऑप्शन देगा। और फिर भी नहीं भर सकते हैं तो बैंक से समय लीजिए, लिखित में समय लीजिए, आपका अधिकार है। दूसरा, जिनको नोटिस आ चुके हैं या जिनके कुर्की के आदेश आ चुके हैं, ऐसे में हमें समय सिर्फ डीसी ऑफिस से मिल सकता है, वो भी हमें 1 महीने का मिलता है, या हम कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए ऐसी नौबत ना आए। जिन लोगों का सिक्योर लोन है वो कोशिश करें कि उनका लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट ना हो, एनपीए ना हो। जब आप लगातार 90 दिन में कोई किस्त नहीं देते हैं तो आपका लोन जो है वो एनपीए हो जाता है। एनपीए अगर आपका हो गया है आज के समय में तो आपको क्या करना है, अकाउंट एनपीए हो गया है, आपने बैंक को पूरा अमाउंट जो ओवर ड्यू आपका, अगर वो देते हैं तो आप एनपीए से बाहर आएंगे। अगर नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट एनपीए ही रहेगा, बैंक आपसे पैसे भी ले लेगा, उसके बाद आपको दूसरा 13(2) का नोटिस देगा, फिर उसके बाद 13(4) का देगा, और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की पोजीशन ले लेगा। बाकी उसमें बैंक ही आपको ओटीएस का ऑफर दे देगी। और अनसिक्योर्ड लोन जिनके क्रेडिट कार्ड है वो तो 10-10, 20-20% में ओटीएस होते हैं, वन टाइम सेटलमेंट उनकी हो जाती है। लेकिन वो बैंक कब करता है, जब आप बैंक को बताएंगे, लिखित में बताएंगे। नहीं तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित करता है, और जिस दिन आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाते हैं आप कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट के पास यही होता है, आपको एक नोटिस गया, दूसरा गया, तीसरा गया, आपने कोई जवाब दिया, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। और कोर्ट को मजबूरन उन कागज़ों के ब्याज पे, हालांकि कोर्ट को पता होगा आप ठीक है, लेकिन कोर्ट आपकी बात नहीं माने, वो उन कागज़ों के ब्याज पे आपको डिफॉल्टर घोषित करेगा, और आपकी जो है रिकवरी सूट का भी आप पे केस लग जाता है। जिनकी जो लोन है अनसिक्योर्ड है उनको भी कोर्ट आदेश दे सकता है, उन पे भी केस चल सकता है, लेकिन वो कब चलेगा जब इसके अलावा कई साथी होंगे जिनके बैंक ने 138 के चेक बाउंस के केस लगा रखे हैं। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो नोटिस ही नहीं लेते हैं और कोर्ट नहीं जाते, और जब बार बार कोर्ट नहीं जाएंगे तो आपको लास्ट में अरेस्ट वारंट आएगा। अरेस्ट वारंट के बाद आपको पुलिस जब मर्जी उठा के अंदर डाल सकती। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं कि जी मैंने तो लोन लिया है, अब लोन के केस में मुझे अंदर डाला जा रहा है। लोन लेना कोई गुनाह नहीं है, इस बात को समझिए, पाप नहीं, अपराध नहीं किया, ये एक गलती है और गलती को सुधारा जा सकता है। लोन लेना भी अपराध नहीं है, और लोन आप समय से नहीं भर पा रहे हैं वो भी अपराध नहीं है। लेकिन हमें इन बातों को समझना पड़ेगा, हमें अपनी बात बैंक को बतानी पड़ेगी, अपनी जो भी परिस्थिति है उसके बारे में बैंक को बताना पड़ेगा, लिखित में बताना पड़ेगा। उसकी रिसीविंग ले सकते हैं, बहुत से बैंक है जो आपका लेटर ही नहीं लेंगे, तो ऐसे में आप उनको रजिस्टर्ड एडी या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन हमें बैंक को अपनी परिस्थिति के बारे में बताना है, तभी आपको जो है बैंक सुविधा दे सकता है। अदरवाइज बैंक किसी भी स्तर पे आपसे जो है समझौता करने के लिए रेडी नहीं। दूसरी बात, ये समस्या जो है ये आपकी या हमारी बनाई हुई समस्या नहीं है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। ये समस्या जानबूझकर सरकारों द्वारा बनाई जा रही है, देश को आर्थिक रूप से गुलाम करने की एक कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को जो बैंक अपनी तरफ से ऑफर दे रहा है लोन लेने के, वो किसको दे रहा है, जो अच्छा भर रहा है उसको और लोन देंगे, और उतना लोन देंगे जब तक वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाए, और ये संपत्तियों को कुर्क करेंगे और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करेंगे। तो इन चीज़ों को समझिए, हमें अपने आप को नहीं कोसना है कि आज मेरे पे कर्जा है, मेरी गलती है, या मैंने कोई गलती कर दी है, मैं नहीं भर पा रहा हूँ। ये आपकी गलती नहीं है, ये जानबूझकर ऐसी नौबत लाई जा रही है। आपने देखा होगा गांव-गांव में महिलाओं को समूह लोन के नाम पे लोन दिए जा रहे हैं। जब आपको पता है कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं कमा रहा है, उनका घर उनके पति चला रहे हैं, मजदूरी करके चला रहे हैं, उन महिलाओं को आप पैसा देंगे, वो कहाँ से भरेंगे? ऐसे में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो एनबीएफसी कंपनियां घर घर आके पैसा दे रही हैं, वो उनको जलील कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं,
रात के 10-10 बजे तक घर में बैठ रहे हैं रिकवरी वाले आके। तो किसी भी रिकवरी वाले को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही आपके पास आ सकता है, आपके घर नहीं जा सकता। लेकिन हमें अपने अधिकारों का पता नहीं। कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आता है, या चाहे वो बैंक का ही कर्मचारी है, बैंक का कर्मचारी बैंक से लेटर लेके आए, बैंक ने मुझे ऑथराइज किया आपके घर पे आने के लिए, पहले तो उसका आईडी कार्ड चेक करिए और अथॉरिटी लेटर चेक करिए, और अगर बंदा रिकवरी से है तो उससे डीआरए सर्टिफिकेट मांगिए। डीआरए का सर्टिफिकेट होता है, डेट रिकवरी एजेंट का एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। जिसने वो ट्रेनिंग ली होगी, डीआरए का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, वो कभी भी गाली गलौज बदतमीजी नहीं करेगी। लेकिन बैंकों ने क्या करके रखा है, बैंकों ने गुंडे हायर करके रखे हुए हैं ऐसे काम के, और वो गुंडे हमारी बहन बेटियों को जलील करते हैं, हमारे पड़ोस में आके हमें जलील कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हरासमेंट किया जा रहा है। और लोग ऐसे में जो लोग हैं वो अपना मनोबल खो रहे हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। आज आपको अभियान के बारे में जानकारी मिली, आपका दायित्व बनता है ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इस चीज़ को समझिए, ये लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है, सरकार के खिलाफ लड़ाई है। और सरकार नहीं, जो सत्ता में वो नहीं, वर्तमान राजनेता कोई भी नहीं चाह रहा है कि आम जनता की कर्जा माफ़ी हो, लेकिन जनता से बड़े वो लोग नहीं है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। अब आज अगर हमें दबा दिया जा रहा है, अभी पीछे ही वेस्ट बंगाल में हमारी टीम इसी तरह कार्यक्रम कर रही थी। आज इस कार्यक्रम करने के लिए हमने एसडीएम से अनुमति ली हुई है, वहाँ पे हमने लिखा है कि 100-150 लोग आने वाले। मान लो यहाँ 1000-1500 लोग आ जाते हैं, तो वो लोग क्यों आ रहे हैं? हम उनको यहाँ पैसे बांट रहे हैं क्या? हम उन्हें कोई लालच दे रहे हैं क्या? हम तो आते वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो परेशान है, वो समस्या में है। और अगर ये समस्या सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के जो लोग हैं, चाहे प्रशासन है, अगर वो इसको सॉल्व करे तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में वेस्ट बंगाल में क्या हो गया कि वहाँ 2500-3000 लोग आ गए और पुलिस उनको ये कह के लेगी कि आपने परमिशन इतने लोगों की ली हुई थी, इतने लोग आ गए, और उनको जेल में डाल दिया गया, 420 की धारा लगा दी। आप सोचिए कि जो व्यक्ति परमिशन लेके सरकार को बता के कोई कार्यक्रम कर रहा है, वो 420 कैसे हो सकता है? जिसने 420 करनी है, क्या वो प्रशासन से परमिशन लेगा? तो सरकार तो इस हद तक जाने वाली है कि जो भी लोग उसके खिलाफ बात करेंगे उनको दबाने का पूरा प्रयास किया जाए। ऐसे में जनता की जिम्मेवारी बनती है कि हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाइए जो आपकी बात कर रहा है, जो आपकी परेशानी के लिए आगे आ रहा है। इस तरह से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती है। 1.5 साल से अभियान ये चल रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ, हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो 18,000 से ज़्यादा लोग अभियान से जुड़ चुके हैं, और आपके सिरमौर जिला की ही बात करूं तो यहाँ कम से कम भी जिन लोगों ने फॉर्म भरवाए हैं 1000 से ऊपर लोग होंगे। लेकिन जब लाया जाता है कहीं बिठा के, या उनको बताया जाता है कि किस तरह से आप इस समस्या को झेलेंगे या इसका सामना करेंगे, तो वो लोग आने को तैयार नहीं। तो हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, ये लड़ाई है। हम लोग तो लगे हैं, और हम लोग तब तक लगे रहेंगे जब तक एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ नहीं हो। लेकिन स्पीड हमारी कब बढ़ेगी? जब हमारे साथ टीम होगी, हमारे साथ लोग होंगे जो आगे आएंगे, काम करेंगे, और जिनको लगता है कि मुद्दा जायज़ है, हमारा मुद्दा जायज़ है, आम जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, उसके लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। अब मान लो पक्ष और विपक्ष कोई भी नेता वर्तमान कर्जा माफी पे बात ही नहीं करता है, तो जनता के पास क्या विकल्प रह जाता है? क्योंकि ये समस्या जो है ये सरकार द्वारा बनाई गई समस्या है, और समाधान भी सरकार से ही होगा। तो जनता को सरकार में जाना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयारियां होनी चाहिए। आपकी इस लेवल की तैयारियां होनी चाहिए कि कल को आपको सदन में जाना पड़ सकता है, तो आप उसके लिए तैयार हो। हमारे गुरु श्री सैनवाज चौधरी भारती जी पॉलिटिकल ट्रेनर है, राजनेताओं को ट्रेनिंग देते हैं। भारत का एकमात्र पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है IPL, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप।
ये अलग अलग पार्टियों के नेताओं को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। जो भी साथी इस मुद्दे को जायज़ मानते हैं, जिनको लगता है कि मुद्दा सही है, और कल को अगर वर्तमान पार्टियां, वर्तमान सरकारें अगर माफ़ नहीं करती है, हमें सदन में जाना पड़ेगा, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग अगर इस तरह से इस स्तर पर लड़ाई अगर पहुंचती है, तो आप सदन में जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, तैयार है। इतनी ढीली आवाज में तो नहीं लगता तैयार है। और सदन में जाने के लिए तैयार है? सरकार के साथ भिड़ने को तैयार है? तैयार है। हमें अलग अलग स्तर पर दबाने का, डराने का प्रयास किया जाएगा, तो क्या उसके लिए तैयार हैं? डर कर भागने वालों में से तो नहीं है ना? तो ये लड़ाई इस लेवल पर लड़नी पड़ेगी। साथियों, मेन बातें जो जो हो सकती थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। आपकी जो समस्या है उसके लिए आप बात कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि आपकी समस्या कम हो। लेकिन मैंने बता दिया कि समस्या, हम जो जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हम कर्जा माफी पे काम नहीं कर रहे हैं, हम कर्जा मुक्ति पे काम कर रहे हैं। कर्जा माफी इसका एक पार्ट है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप कर्जा माफ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो 2 वर्ष तक का इंटरेस्ट फ्री समय दे दीजिए लोगों को, ताकि लोग अपना व्यवसाय अपना सुधार के आगे चलें। लेकिन हमारा जो अगला कदम है, एक एक नागरिक की आर्थिक स्थिति ठीक करनी है। एक एक नागरिक की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो देश कर्ज मुक्त हो पाएगा। आज एक एक आदमी जिन्होंने कर्जा लिया है वो तो अलग से है, लेकिन देश पर जो कर्जा बढ़ रहा है, 2013 में देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, और 2023 आते आते वो कर्जा 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। इन 9 सालों में 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश पे हो गया। देश किससे बनता है? देश के एक एक नागरिक। तो जो देश पे कर्जा है वो हमारे पे कर्जा है। तो हमने अपने आप को कर्ज मुक्त नहीं करना है, हमने देश को कर्ज मुक्त करना है। और इसके लिए मैं आपका भी आह्वान करता हूं, आप इस क्रांति के साथ जुड़िए। हमारा एक जो राजनीति की मैंने बात कही है, पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म अखिल भारतीय परिवार पार्टी के रूप में, जो पार्टी हमारे इस मुद्दे का समर्थन करती है, उसको बता दिया गया है कि देश की 543 सीटों पर आप लोगों को तैयार करिए। और लोग कौन होंगे? आप में से जो लोग चाहेंगे कि हम सदन में जा सकते हैं, इस मुद्दे पर काम कर सकते हैं, तो आगे आइए, आपका स्वागत है। हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, और तब तक लड़ा जाएगा जब तक देश का एक एक नागरिक कर्ज मुक्त नहीं हो जाता। मैंने पूरे हिमाचल की जिम्मेवारी ली है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब तक हिमाचल के एक एक व्यक्ति की कर्जा माफी, कर्जा मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं हर क्षेत्र में, हर गांव-गांव तक, कोने कोने में ये प्रयास करता रहूंगा। आप भी जिम्मेवारी लीजिए अपने अपने क्षेत्र की, और अपने अपने क्षेत्र में इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करिए। आप इतनी संख्या में यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने बहुत अच्छी बात थी, तो समझ ली। अब मैं ये चाहूँगा इससे पहले कि थोड़ा आगे बोलें कि आपके मन में जो कोई प्रश्न आया है या आपकी कोई समस्या है,